अशोकनगर नाम के शहर में अमित और उसकी पत्नी सुनीता दोनों जॉब करते थे। अमित की मां अनीता गोरे गांव में रहती थी। अमित और सुनीता शहर में रहकर जॉब कर रहे थे। इसी वजह से अमित की मां अनीता उनसे मिलने शहर आ जाती है। अनीता घर में आती ही अमित से कहती है, अरे बेटा अमित, एक गिलास पानी तो पिलाना। जी माँ, अभी मंगाता हूँ। सुनीता, माँ के लिए पानी लेकर आओ। सुनीता कांच के गिलास में पानी लाती है। ये देखकर अनीता कहती है, अरे तुम लोग कांच के गिलास में पानी पीते हो? तुम्हें पता है इस कांच के गिलास में पानी पीने से कितना नुकसान होता है? ये सारे कांच के गिलास अभी के अभी अंदर रख दो। अमित, मैंने तुम्हारे साथ कितने सारे तांबे के गिलास भेजे थे, बाहर निकालो उन्हें। और अब से इस घर में उसी गिलास में पानी पिया जाएगा। शाम होती है, सब खाने के लिए बैठते हैं। सुनीता अपनी सास को जैसे ही दही देती है, उसकी सास कहती है, राम राम राम, कितनी बुरी दही है, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। न जाने आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, घर में दही बनाना भी नहीं जानते। ये बाजार की दही तो ऐसे लग रही है मानो जैसे सफेद पानी खा रही हूँ। सुनीता बहू, आज से घर में बाहर से दही बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। मैं बनाकर खिलाऊंगी तुम्हें घर का दही, फिर देखो क्या स्वाद आता है। माँ जी, आप कुछ दिनों के लिए तो आई हैं, आराम करिए ना यहाँ पर। ये सब दही वगैरह इन सब के चक्कर में क्यों पड़ रही है? और हम तो हमेशा से ही बाहर का ही दही खाते हैं, हमें तो बहुत अच्छी लगती है। हो सकता है आपको आदत ना हो इसलिए आपको पसंद नहीं आ रही। हाँ माँ, आप कहाँ इन कामों में पड़ रही हैं, ये सब रहने दो ना। बेटा, बात बाहर के दही की नहीं है। बात तो सिर्फ इतनी है कि इस दही में तुमने पैसा खर्च किया, और उसके बाद भी अगर दही में कोई स्वाद ही ना हो तो दही भी बेकार और पैसा भी बेकार। अब जब तक मैं इस घर में हूं, दही तो मैं घर में ही बनाऊंगी। अनीता घर की सारी चीजें बदलने लगती है। मिट्टी के बर्तन में दही जमाने लगती है, और देखते ही देखते कुछ दिनों बाद चूल्हे पर खाना बनाना भी शुरू कर देती है। ये सब देखकर अमित और सुनीता के पड़ोसी उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी सुनीता अपने पति से कहती है, आप माँ को कुछ कहते क्यों नहीं? एक तो वो मेरी बात सुनती नहीं, और जब से आई है घर की सारी चीजें बदलने में लगी हुई है। घर में गैस होने के बाद भी न जाने क्यों चूल्हा लेकर आई और उसी पर खाना बनाती है। आपको पता है हमारे पड़ोसी हमारा कितना मजाक उड़ा रहा है? जिसे देखो वो हम पे हंसता है। सुनीता, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, और इन चीजों से तो मैं भी परेशान हूँ। पर तुम जानती हो ना सुनीता, वो गांव से आई है और उन्हें वही की आदत है। अब जो भी हो वो गांव के तरीके से ही करती हैं। फिर भी मैं एक बार कोशिश करूंगा उनको अपनी तरफ से समझाने की, तुम परेशान मत हो। ठीक है, आप कोशिश करो उनको समझाने की। अनीता सुनीता को जोर से आवाज लगाकर बुलाती है। सुनीता भागी भागी अपनी सास के पास जाती है तो अनीता कहती है, हे भगवान, ये मेरी साड़ी का क्या हाल बना दिया सुनीता तुमने। इतनी अच्छी कॉटन की साड़ी थी मेरी, अब तो ऐसा लग रहा है कि पोछा लगाने लायक हो गई है। मैंने तुम्हें ये साड़ी धोने के लिए दी थी, ये तो बिल्कुल सॉफ्ट हो गई। ना तुमने इसमें कुछ करा, ना इसमें कांजी करी। तुमने साड़ी को धोया कैसे? मम्मी जी, मैंने तो सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में धोए, तो आपकी साड़ी भी मैंने वॉशिंग मशीन में ही धो दी। देख बहू, मैं साफ कह देती हूँ, जब तक इस घर में मैं हूं तब तक सारी चीजें मैं अपने हिसाब से करूंगी। आज से कपड़े भी हाथ से धो लेंगे। अगर तू नहीं धो सकती तो कोई बात नहीं, मैं धो लूंगी। कपड़े वॉशिंग मशीन में नहीं धुलेंगे, और अगर कपड़े सूखेंगे तो वो भी धूप में। अनीता अपनी बहू को समझा रही थी, तभी डोरबेल बजती है। सुनीता जाकर दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर सुनीता का पड़ोसी शिवम खड़ा था। सुनीता उसे अंदर बुलाती है। भाभी जी, कैसी हो आप? सुना है अमित भैया की मम्मी आई है, मुझे भी तो मिलवाओ आंटी से। हाँ हाँ, अंदर आओ ना, बैठो, मैं माँ जी को बुलाती हूँ। सुनीता अंदर जाकर अपनी सास को बताती है कि अमित का दोस्त उनसे मिलने आया है। अनीता हॉल में आकर शिवम से मिलती है। हेलो आंटी जी। आंटी क्या होता है, माँ जी बोल, माँ जी। संस्कार कहाँ है तुम्हारे? कैसे दोस्त बना रखे अमित ने। तभी वहां सुनीता तांबे के गिलास में पानी लेकर आती है, लेकिन शिवम वहां से जाने लगता है। अरे कहाँ जा रहे हो, चाय तो पीकर जाओ। नहीं भाभी, कुछ जरूरी काम याद आ गया। अच्छा चले जाना, पानी तो पीकर जाओ। शिवम बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। अमित की माँ गांव में ही रहती
और इसी कारण अनीता सारी चीजें देसी तरह से करती थी। सुबह उठकर घर की लाइट पंखे सारे बंद करके घर की खिड़कियां खोल देना, मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाना, कपड़े हाथ से धोकर धूप में सुखाना, तांबे के बर्तनों में भोजन करना इत्यादि। एक रात जब तीनों खाना खा रहे थे तो सुनीता और अमित फोन देखते हुए खाना खा रहे थे। ये सब क्या लगा रखा है तुम दोनों ने? ऑफिस से आकर सीधा फोन में लग जाते हो। खाने के वक्त तो कम से कम इस आफत को बंद कर दिया करो। मैं समझा नहीं माँ। मैं समझाती हूँ, रुक। अनीता दोनों का फोन बंद करके अपने पास रख लेती है। अब खाने के वक्त अगर फोन इस्तेमाल किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हर संडे के संडे सोसाइटी वालों को बुलाकर अनीता बातचीत किया करती। कुछ वक्त गुजरने के बाद भी अनीता वही करती थी जो उसे सही लगता था। अनीता की वजह से उसका बेटा और उसकी बहू बहुत परेशान हो गए थे। एक दिन अचानक की रात में 7वीं मंजिल पे रहने वाली सोनी का पति नीचे आता है और अमित से कहता है, भाई साहब मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी जल्दी मदद कीजिए। सोनी को बच्चा होने वाला है, उसको डिलीवरी पेन हो रहा है, लिफ्ट भी खराब है, इस हालत में मैं उसे नीचे भी नहीं ले जा सकता, मेरी हेल्प कर दीजिए प्लीज़। भैया कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत हो, कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे हम सब। आप चलिए, हम आते हैं। हाँ भाई साहब जल्दी आइएगा। राहुल बेटा सुनो, सोनी को कुछ नहीं होगा, जो जो मैं बोलती हूँ जल्दी से करो। ऊपर जाओ, एक भगोने में गर्म पानी करो, पुरानी चादर तौलिया सब कुछ बाहर निकाल के रखो, मैं आ रही हूँ। अनीता सोनी के घर जाती है और बड़े ध्यान के साथ सोनी की नॉर्मल डिलीवरी करा देती है। सोनी को एक लड़का होता है और सब कुछ ठीक रहता है। सोनी भी ठीक हो जाती है और उसका बच्चा भी तंदुरुस्त पैदा होता है। पर अनीता को ये बात समझ में आ जाती है कि शहर उसके लायक नहीं है और उसके बेटे और बहू को अनीता की चीजें भी पसंद नहीं है। इसलिए अनीता अपने बेटे से कहती है, बेटा अमित, मैंने बहुत दिन यहाँ रह लिया, अब और रहने का मन नहीं है। तू एक काम कर, कल तू मेरा गांव का टिकट करवा दे, मैं गांव वापस चली जाऊंगी। अरे माँ, तुम्हें आए हुए अभी 1 महीना तो हुआ था, कुछ वक्त और रह जाती। और वैसे भी गांव में है ही कौन, हम दोनों यहाँ पर हैं, वहाँ अकेले रहकर क्या करोगी, हमारे साथ ही रह जाओ। हाँ मम्मी जी, ये सही कह रहे हैं, इतने दूर गांव में अकेले रहोगी, हमें पता भी नहीं चलेगा आप कैसे हो, क्या कर रहे हो। हमारे साथ रहोगी तो कम से कम आपको कभी भी कोई ज़रूरत होगी तो हम आपके पास तो होंगे। नहीं नहीं बच्चों, मैं तुम लोगों से नाराज़ होकर थोड़ी ना जा रही हूँ, मैं दोबारा फिर से आऊँगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये शहर मेरे लिए बना ही नहीं है। यहाँ के तौर तरीके, उठना बैठना खाना पीना सब कुछ अलग है। मैं ठहरी गांव की देसी इंसान, हर चीज़ देसी तरीके से करना जानती हूँ, जिससे लोगों का स्वास्थ्य सही रहे। सोनी की नॉर्मल डिलीवरी के बाद अब पूरी सोसाइटी को ये एहसास हो चुका था कि अमित की माँ देसी काम ज़रूर करती है, पर वो काम शहर के तौर तरीकों से लाख गुना अच्छा था। अमित और सुनीता को भी एहसास होता है कि उनके रहने से घर की बिजली बिल, बीमारी और भी कई सारी चीज़ें सही हो रही थी। सोसाइटी के सारे लोग अमित, सुनीता भी अपनी माँ का टिकट नहीं कराते और अनीता के पास जाकर उनसे कहते हैं, अम्मा आप मत जाओ, अगर आप चले गए तो फिर हम हर रविवार अपने पास बुलाकर किससे बात करेंगे, घरेलू नुस्खे कौन बताएगा, कौन सर्दियों को 2 दिन में दूर भगाएगा, कौन अपनों के साथ वक्त बिताना और उनका कीमती मोल समझाएगा। अम्मा, हमें एहसास हो चुका है कि देसी चीज़ें और पुरानी बातें कभी भी गलत नहीं होती, इनसे हमेशा हमें कुछ न कुछ सीखने को ही मिलता है। मम्मी जी, आपके आने से ही मैंने और अमित ने इतनी बातें करी जितना हम कभी अपने नॉर्मल लाइफ में नहीं कर पाते थे। दिन भर ऑफिस के काम में बिजी रहना, फिर उसके बाद घर आकर खाने पर भी फ़ोन चलाना, हमें दूर कर रखा था इस फ़ोन ने। पर आपके आने से हम सब पास पास आए हैं और अब आप चली जाएंगी तो हम सब फिर से दूर हो जाएंगे। माँ, हमें तुम्हें समझने में थोड़ी गलती हुई, थोड़ी देर हुई, पर हम समझ चुके हैं, इसलिए हम सब चाहते हैं कि आप यहीं हमारे साथ रहो और हमेशा हमें सारे देसी नुस्खे और सारी देसी चीज़ें खिलाते रहो। सोसाइटी वालों और अपने बेटे बहू के कहने पर अनीता अपने बेटे के पास ही रुक जाती है और सबको देसी तरीका सिखाती है। ये कहानी शुरू होती है
शर्मा हाउस से। पम्मी शर्मा के 2 बेटे थे। दोनों ही बेटे शरीफ, सुशील और संस्कारी थे। जैसे बेटे वैसी ही बहुएं। बड़ा ही प्यारा परिवार। सुबह सुबह पूजा और नैना उठकर अपने कमरे से बाहर हॉल में आती है, जहां पहले से ही उनकी सास ट्रेडमिल पर वॉक कर रही थी। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग बेटा जी। पूजा और नैना आगे बढ़कर अपनी सास के पैर छूने जाती है। अरे बस बस, क्या तुम दोनों भी ये ओल्ड फैशन रस्मों को मानती हो। इस तरह लोगों के सामने तुम अगर मेरे पैर छूओगी तो जिन्हें नहीं भी पता चलता है ना, उन्हें भी अंदाजा लग जाएगा कि मेरी उम्र कितनी है। अब आ जाओ, मेरे गले लग जाओ। मम्मी जी यू आर सो स्वीट। अच्छा, मैं ना अब थक गई हूँ, मेरे लिए ज़रा ब्लैक कॉफ़ी बना देना बेटा। इतनी गर्मी लग रही है, ऊपर से हॉल में एक एसी तक नहीं है। नाम का ही सही, कम से कम एक एसी तो हो कि बाहर से आते ही आदमी ज़रा सुस्ता ले। आज जिम बंद है, वरना घर पर तो कभी मैं एक्सरसाइज नहीं करती। मेरा फुल एसी वाला जिम अच्छा है बाबा। आज उसकी अहमियत समझ में आ रही है। अभी तक ट्रेडमिल में वॉक कर रही पम्मी अपने कमरे में सीधा एसी के आगे जाकर बैठ जाती है। नैना फौरन जाकर अपनी सास के लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाती है और गर्मा गर्म ब्लैक कॉफ़ी उनके कमरे में जाकर उनके हाथ में पकड़ाती है। रसोई में पूजा नाश्ते और टिफ़िन की तैयारी करना शुरू कर देती है। पराठे बना लूँ ना भाभी, ठीक रहेगा ना? ज़्यादा हल्का भी नहीं, गर्मी का मौसम है, पेट भरा रहेगा तो धूप भी नहीं लगेगी। और साथ में लस्सी कर लेते हैं, सही रहेगा ना? ठीक है, तो फिर तू पराठे बना ले, मैं लस्सी और फ्रूट चाट बना लेती हूँ। रोहन को भी उठाने जाना है, वरना वो फिर स्कूल मिस कर देगा। पूजा और नैना जल्दी जल्दी टिफ़िन पैक कर लेती है और टेबल पर खाना परोसती है। खाने को देखते ही पम्मी कहती है, अरे अभी ये सुबह सुबह क्या तुमने पराठे बना दिए? कभी देखा है हाई क्लास लोगों को सुबह सुबह पराठे खाते हुए? उससे अच्छा मैं ओट्स ही खा लेती या फिर ब्राउन ब्रेड। अपनी दादी को इस तरह नखरे करता देख रोहन भी पराठे खाने से मना कर देता है। क्या सुबह सुबह पराठे दे दिए आपने मम्मा? मेरा कोई फ्रेंड टिफिन में पराठे नहीं ले आता, सब मैगी खाते हैं। हाय मेरा पुत्र, देख बहू क्या हालत कर दी है तूने मेरे बच्चे की। मुझे पराठे नहीं खाने दादी, पर मैं ओट्स भी नहीं खाऊंगा। फिर ना तू बर्गर भी नहीं खाएगा। बर्गर खाऊंगा ना दादी। जा, मेरे कमरे के तकिए के नीचे मेरा पर्स पड़ा है, उसमें से कुछ पैसे निकाल ले। स्कूल के कैंटीन में जाकर तुझे जो खाना पसंद हो खा लेना और अपने दोस्तों को भी खिला देना। सबको लगना चाहिए कि तू कोई ऐरा गैरा बच्चा नहीं है, शर्मा परिवार का पोता है। रोहन फौरन कमरे में भागता है। उसके पीछे से रोशन कहता है, आपके इतने लाड प्यार के कारण ही तो ये इतना बिगड़ रहा है मम्मी। क्या ज़रूरत है इसके हाथ में पैसे देने की? कल को किसी गलत आदत में पड़ गया तो? अरे तू मेरा बाप है या मेरी माँ है? मुझे मत बता क्या करना है और क्या नहीं। नहीं अच्छा लग रहा है नाश्ता तो क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करे वो? उसके दोस्त अय्याशी करे और वो गरीबों की तरह जिए? नहीं, मेरा पोता रईसों की तरह जिंदगी जिएगा। जैसा उसका मन करेगा वैसे ही रहेगा, वैसा ही खाएगा और वैसा ही पिएगा। कुछ ऐसी थी हमारी पम्मी जी। एक मिडिल क्लास फैमिली की होकर भी पम्मी के शौक रईसों वाले थे और वैसे ही रईस उसके दोस्त भी थे। पम्मी दिखावे की बड़ी शौकीन थी। एक रोज किटी पार्टी के लिए पम्मी अपनी फ्रेंड सुगंधा की है। ओह माय गुडनेस सुगंधा, ये कौन से जमाने की एसी से अब तक काम चला रही है तू? रूम चिल्ड ही नहीं कर रहा ये तो। ओह माय गॉड, कैसे रहती है तू यहाँ इतनी गर्मी में? इतनी भी बचत मत कर, कहाँ जाएगी इतनी बचत करके? और ये घर जरा पुराना नहीं हो गया तेरा? अरे कहाँ पुराना, अभी 2 साल तो हुए हैं इस प्रॉपर्टी को लिए। रुक, मैं तुझे दिखाती हूँ। ये पपड़ियाँ देख रही है दीवार पर? हाय, जैसे तू फेंकती थी ना, मुझे तो लगता था तेरा कोई बड़ा सा बंगलो होगा।
अच्छा, तू तो ऐसे कह रही है जैसे कि तेरे बाथरूम में भी स्प्लिट एसी लगा हुआ है। ये तूने गलत कह दिया सुगंधा। हमारे वॉशरूम में तो बस गीजर है। अब मैं झूठ झूठ तेरी तरफ फेंक तो नहीं सकती। वैसे मेरे घर में हर जगह एसी है, रूम में, किचन में, हॉल में। सिर्फ बाथरूम में एसी नहीं है। और ये पुराने ज़माने वाला एसी तो हम रखते ही नहीं। मेरे तो घर के हर कोने में स्प्लिट एसी है। ऊपर से जहाँ तक रही रिनोवेशन की बात, मैं तो आए दिन कुछ ना कुछ नया करवाती ही रहती हूँ अपने घर पर। ऐसी बात है रश्मि, तो फिर नेक्स्ट किटी पम्मी के घर पर ही रखते हैं क्यों? और यहाँ अपने दिखावे के चक्कर में पम्मी बुरी तरह फंस जाती है। वो मन ही मन सोचती है, हे भगवान, ये तो बुरी फंस गई मैं। अब ये सारी नागिनें मेरे घर पर आएगी तो मेरी जो बची कुछ इज्जत है सारी की सारी मिट्टियाँ पलीत हो जाएगी। आज के आज ही रोहन और वरुण से इस बारे में बात करनी होगी। किट्टी से घर जाती ही पम्मी अपने बेटे और बहुओं के ऑफिस से आने का इंतजार करने लगती है। पूजा और नैना ऑफिस से आते ही किचन में डिनर की तैयारी करने में लग जाती है। दिन भर की थकी हारी अपनी बहुओं की मदद करने पम्मी रसोई तक नहीं जाती और आराम से अपने कमरे में एसी चलाकर फ़ोन यूज़ करती रहती है। कुछ देर बाद रोहन और रोशन भी घर आते हैं और किचन में जाकर नैना और पूजा की डिनर बनाने में हेल्प करने लगते हैं। कुछ देर बाद खाना तैयार हो जाता है। घर की बहुएं खाना टेबल पर परोसती है। जैसे ही सभी पहला निवाला मुंह में लेने जाते हैं कि पम्मी कहती है, मैं क्या कह रही थी बेटा कि हॉल में स्प्लिट एसी लगवा लेते हैं और एक किचन में भी। वो क्या है ना, बेचारी मेरी दोनों बहुएं थकी हारी ऑफिस से आती है और सीधा किचन में चली जाती है। किचन में अगर स्प्लिट एसी रहेगा तो कम से कम उन्हें ज़रा आराम तो रहेगा। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं और रोशन तो रात में भी अपने कमरे में बस 1 ही घंटा एसी ऑन रखते हैं। वो क्या है ना, बेकार में रात भर एसी चलाएंगी तो अच्छा खासा लंबा बिल आ जाएगा। पैसे का भी तो देखना पड़ता है ना मम्मी। हाँ, ये भी सही है। घर में 4 लोग कमाने वाले हैं, पर मैंने ज़रा अपनी ज़रूरत जाहिर कर दी तो वो सबको फरमाइश लग रही है ना। इतने में ही सभी के पेट में दर्द होने लगा। मुझे नहीं खाना, जा रही हूँ मैं अपने कमरे में। भाभी आप रहने दीजिए, मैं हूँ ना, मैं बात करता हूँ मम्मी से। अब वो क्या है ना मम्मी, भाभी की सैलरी इस बार आधी आई है, इसलिए वो थोड़ा अपसेट है। आप टेंशन मत लीजिए, एसी कहाँ कहाँ लगवानी है आप मुझे बता दीजिए, परसों तक लग जाएगी। वही ना बेटा, इंसान कमाता क्यों है? खुद के शरीर को आराम देने के लिए है। जिंदगी जी ही नहीं तो पैसे कमाकर क्या फायदा? आजकल तो ऐसे भी जिंदगी का भरोसा नहीं है। पैसे अलमारी में पड़े रह जाते हैं और इंसान दुनिया से चला जाता है। तुझे पता है ना, आज सुगंधा के घर में कीटी थी। उसके घर में अच्छे अच्छे घर की औरतें आती हैं और उन सबके बंगले कितने बड़े होंगे ये तो तू अंदाजा लगा ही सकता है। अब अगले महीने मेरे घर में किट्टी करने का डिसाइड हुआ है। अब ऐसे घर में सबको बुलाऊंगी तो अच्छा नहीं लगता ना बेटा। इसीलिए सोच रही थी कि घर का रिनोवेशन करवा लेते हैं। क्यों रोशन? रिनोवेशन? अब ठीक है मम्मी, जैसा आपको ठीक लगे। और अपने बेटों की सीधे मन का फ़ायदा उठाकर पम्मी उनको इस बात के लिए राज़ी कर ही लेती है। घर बनवाने में कम से कम 5 से 6 लाख तो जाएंगे। अभी मेरे हाथ में इतने पैसे हैं नहीं। तुम्हारे पास कुछ सेविंग होगी क्या नैना? थी तो, पर पिछले महीने तो मम्मी जी ने अपने कमरे में एलसीडी टीवी लगवाया था, उसी में सेविंग्स चली गई। अच्छा कोई ना, मैं देखता हूँ कुछ। जो हाल यहाँ रोशन और नैना का था, वही हाल वरुण और पूजा का भी था। 2 जगह एसी, वो भी स्प्लिट। हॉल में ही 2 एसी लग जाएंगे। नई नई करके भी 1.5 लाख का खर्चा है। कोई बात नहीं ना वरुण, लगेगा भी तो हमारे ही घर में ना एसी। मेरे पास कुछ पैसे होंगे, वी विल मैनेज, डोंट वरी। वरुण को तो पूजा पैसे की मदद कर देती है और अगले ही दिन घर पर एसी लगना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर रोशन पर और प्रेशर पड़ जाता है। जिसे काम करना होता है ना बेटा,
वो बोलते ही कर देता है। देख कैसे वरुण ने सुबह ही मिस्त्री को बुलाकर एसी का काम शुरू भी करवा दिया। और तू अभी तक घर बनाने के बारे में सोच रहा है। 1 महीने के अंदर अंदर तो घर में किटी है। मैंने सोचा था वुडन फ्लोरिंग करूंगी, पर शायद तेरा मन ही नहीं है। चल कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं मम्मी, काम शुरू हो जाएगा, फिक्र मत कीजिए। और रोशन बिना कुछ सोचे अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी करने के लिए बैंक से 10 लाख रुपए का लोन ले लेता है और अगले दिन से ही अपने घर पर रिनोवेशन का काम शुरू कर देता है। एक बार भी पम्मी अपने बेटों से नहीं पूछती कि वो ये खर्च कैसे मैनेज कर रहा है। उसे तो बस अपनी ख्वाहिशें पूरी करानी थी। और रेनोवेशन का काम होते ही पम्मी अपनी फ्रेंड्स को अपना क्लास दिखाने अपने घर बुला लेती है। अरे वाह यार, मानना पड़ेगा तेरी चॉइस को। ये वॉल भी वुडन है? पहले तो ग्लास की थी, अभी इस बार ना वुडन फिनिशिंग करवा ली। जरा ट्रेंड में है ना, तो फिर से रिनोवेशन करवा लिया है। वो क्या है ना, 2-3 महीने तक एक ही डिज़ाइन का घर देख कर ना मैं बोर हो जाती हूँ। वैसे तू क्या कह रही थी सुगंधा उस दिन? मेरे घर को देखने के बाद अभी भी कोई डाउट है क्या कि हम वॉशरूम छोड़कर हर जगह एसी रखते हैं? अरे इतने बड़े घर का फ़ायदा ही क्या, जब तुझे यहाँ से वहाँ आना जाना भी ऑटो से पड़े। और ये किसी को पता न चल जाए, इसलिए तू 5 मिनट पहले ही उस ऑटो को छोड़ देती है और वॉक करके आती है कि नहीं? और अगर ये बात झूठ है और तेरे पास अपनी गाड़ी है तो दिखा कहाँ है वो गाड़ी। अरे नेक्स्ट मंथ मैं नई गाड़ी ले रही हूँ। जब शोरूम में गाड़ी लेने पहुंचूंगी ना, तो ज़रूर तुम्हें कॉल करूंगी। वीडियो कॉल देख लेना आंखें फाड़ के। रोशन के सर पर से अभी एक लोन उतरा भी नहीं था कि पम्मी फिर से एक नया तोता ले आई थी। संडे की सुबह जब सभी एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे, तभी अपने घुटने पकड़े दरवाजे से आ करती पम्मी अंदर आती है। उसे इस हाल में देखकर उसके बेटे बहू भागते हुए उसके पास जाते हैं। पूजा, तुम मम्मी को सोफे पर बिठाओ, मैं अभी जाकर ऑइंटमेंट लेकर आती हूँ। अरे कहाँ गिर गई आप मम्मी? गिरी नहीं बेटा, वो क्या है ना, मुझे जिम आना जाना ऑटो से पड़ता है ना। ऑटो में इतनी भीड़ थी कि मेरी बगल वाली औरत का धक्का लगने से मैं ऑटो से नीचे गिर पड़ी और घुटनों में चोट आ गई। भगवान की दया से ज़्यादा चोट नहीं आई है। वहीं अपनी गाड़ी रहती तो आराम से मैं जिम जाती। हाँ, क्या कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी किस्मत। अरे मेरी वो जिम की सहेली नहीं है प्रगति, उसके बेटे ने उसे फॉर्च्यूनर गिफ्ट की है। चलो अब उतनी महंगी गाड़ी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, पर 10-15 लाख की एक कार तो ले ही सकते हैं, है ना? आप चिंता मत कीजिए मम्मी, हम ज़रूर एक दिन गाड़ी लेंगे। लगता है मैं तो अपने बेटों के पैसों की गाड़ी में बिना बैठे ही परलोक सिधार जाऊंगी। पर कोई ना, अपनी अपनी किस्मत है। जब पिछले जन्म में दान ही नहीं किया होगा तो इस जन्म में कहाँ से मिलेगा। मेरी तो उम्र ही कितनी बाकी है। बुरा तो मुझे इस बच्चे के लिए लगता है। इस गर्मी में भी रोहन को बस से स्कूल आना जाना पड़ता है और बाकी बच्चों के पेरेंट्स उन्हें पर्सनल एसी कार में छोड़ने आते हैं। अरे कहीं ये बेचारा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो जाए। मुझे कार चाहिए मुझे। अपनी दादी की बात सुनकर रोहन जोर जोर से रोने लगता है और कार की डिमांड करने लगता है। वहां पम्मी भी नहीं रुकती, एक के बाद एक इमोशनल डायलॉग अपने बेटों पर मारती रहती है और फिर हार कर वरुण कहता है, अब ले ही लेते हैं मम्मी हम कार। अब आपकी इतनी छोटी सी ख्वाहिश तो मैं पूरी कर ही सकता हूँ ना। आपकी हेल्थ ज़रूरी है मेरे लिए, और कुछ नहीं मम्मी। अब आप आराम से जिम जाएंगी और जिम से वापस आएंगी बिना धूप में धक्के खाए। ड्राइवर भी पता कर लेना बेटा। वो क्या है ना, मुझे तो कार चलानी आती नहीं। पम्मी के एक बेटे पर तो पहले ही घर बनाने के लिए लोन का बोझ आ चुका था। जो कुछ बची कुची कसर थी वो आज पूरी हो गई
और वरुण के सर पर भी एक लोन आ गया। इस तरह आए दिन पम्मी अपनी कोई ना कोई ख्वाहिश लेकर अपने बेटों के सामने आ जाती। कभी महंगी साड़ी, कभी ब्रांडेड पर्स, कभी ये तो कभी वो। अपनी माँ के खर्चों को पूरा करने में रोशन और वरुण बुरी तरह कर्ज में डूबते जा रहे थे। यहाँ तक कि नैना और पूजा की भी पूरी सेविंग्स खत्म हो चुकी थी। फिर एक रोज पम्मी अपने बेटे बहुओं से कहती है, देखो अब तुम सब ना अगले हफ्ते अपने अपने काम से छुट्टी ले लो, क्योंकि हम सब उदयपुर जा रहे हैं। वहाँ मेरी बहन है ना निर्मला, उसके छोटे बेटे की शादी है। बहुत ग्रैंड शादी होने वाली है। तुम लोग तो जानते ही हो कितने मोटे करोड़पति घर से है वो। बड़े से रिसॉर्ट में है शादी, तो अपने पास के बेस्ट से बेस्ट कपड़े लेना। जैसा आप कहे मम्मी जी, मैं ऑफिस में छुट्टी की एप्लीकेशन डाल देती हूँ। वरुण, तू जरा फ्लाइट के आने जाने की टिकट देख ले। और रोशन बेटा, तूने क्या सोचा है, क्या दे हम बहू के हाथ में? 5100 ठीक रहेंगे मम्मी जी। जब मैं इस घर में शादी करके आई थी ना, तो मौसी जी ने तो मेरे हाथ में सिर्फ 1100 रुपये रखे थे, और मेरे हाथ में ना एक चांदी का सिक्का रखा था और एक वेटलेस सोने की अंगूठी। दोनों मिलकर 6-7 हज़ार से ऊपर का सामान नहीं था। ऊपर से वो लोग इतने रईस, और हम कहाँ मिडिल क्लास, नौकरी करके हमारा घर चलता है। तू पागल है क्या बहू? हो सकता है उस वक्त उन्हें ध्यान में ना आया हो। ऐसे ही ना वो सब कार्ड से ही पेमेंट करती है, और ये रस्मों नियम में नहीं मानती निर्मला ज्यादा। देख ले रोशन, तू घर का बड़ा बेटा है, जिम्मेदारी तेरी है। 51,000 बहू के हाथ में होने चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। किसी और की शादी में जाने के लिए हमारे खुद के कितने खर्चे हो जाते हैं, ये तो आप जानती हैं। आने जाने का किराया, नए कपड़े लेने का खर्च। अब कहीं जाना है तो छोटे बड़ों के हाथ में सगुन के नाम पर कुछ न कुछ तो रखना ही होगा। और ये सारे खर्चे एक एक कर वरुण और रोशन पर आते ही जा रहे थे। पर किसी तरह शादी संपन्न हो ही जाती है और सभी खुशी खुशी उदयपुर से वापस आ जाते हैं। अभी सब अपने घर पहुंचती ही हैं कि दरवाजे की घंटी बजती है। अब कौन आ गया? तुम्हारे ससुराल वाले। दरवाजे पर पुलिस को देखकर सभी घबरा जाते हैं। पम्मी और उसकी बहुएं तो डर से रोने लगती हैं। बताइए तो, घर आपका करोड़पतियों वाला है और दूसरों को आप बाउंस चेक देते हैं? अरे भाई, घपला करना ही है तो कीजिए, ये क्या चिंदीगिरी कर रहे हैं? यहाँ 51,000 नहीं है आपकी जेब में, और बाहर लाखों की कार खड़ी है। जिनकी शादी में आपने शगुन में 51,000 का चेक दिया था, उन्होंने उस चेक को कैटरिंग वालों को दे दिया था और उनका चेक बाउंस हो गया, तो घूम फिर कर केस आप पर आ गया है। हे भगवान, माफ कीजिए सर, हमारे कारण आपको प्रॉब्लम हुई। ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैं अभी लॉयर के साथ आपके थाने आता हूँ और ये सारा प्रोसीजर पूरा करता हूँ। तभी निर्मला का फोन पम्मी के फोन पर आता है। पड़ गई तेरे कलेजे को शांति, कर लिया दिखावा। तुझे शुरू से ही दिखावा करने की आदत थी। आज तेरे दिखावे के चक्कर में कर्जदार तेरे बेटों पर चढ़ रहे हैं। आज तो पुलिस तेरे घर आ गई है। जाना तो होगा ही उसे जेल, क्योंकि बेल के पैसे भी उनके पास नहीं होंगे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई दीदी। अपनी ख्वाहिश पूरी करने के चक्कर में मैं अपने बेटों के साथ इतना गलत कर रही थी। मुझे कुछ नहीं चाहिए दीदी, मैं अपने बेटों को बचाऊंगी। उस बाउंस चेक के पैसे मैं भरूंगी। बिना कुछ सोचे समझे पम्मी अपने कमरे में जाती है, अपने गहने निकाल कर लाती है और सारे के सारे गहने बेचकर उन पैसों को वरुण को सौंप कर कहती है, इन पैसों से तुम दोनों भाई अपने अपने कर्ज उतार लो बेटा। मुझे समझ में आ गया है कि दिखावट किसी के काम नहीं आती। निर्मला दीदी चाहती तो वही इस चेक के पैसे भर सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, शायद मुझे सबक सिखाने के लिए। और अब मैं समझ गई हूँ। और उस दिन के बाद से
पम्मी अपने बेफिजल की ख्वाहिशों पर अंकुश लगा देती है। उमा सुबह सुबह अपने बेटे अजय के लिए खाना बना रही होती है और खाना देते हुए हर रोज की तरह उमा अपने बेटे को ताना देती है। लगता है मैं घर के काम करते करते ही मर जाऊंगी। ना मुझे बहू का सुख मिलेगा और ना पोता पोती का मुंह देखने का। न जाने भगवान मुझे किस बात की सजा दे रहा है। माँ, आप मुझे हर रोज एक ही बात का ताना देती रहती हो। आप मेरी पसंद को पसंद नहीं करती, और जो आप देखती है वो तो आपको ही पसंद नहीं आती, तो मुझे कैसे आएगी? अब बताओ, इसमें मैं क्या करूं? हाँ तो तेरी पसंद की लड़की से शादी करवा कर इस घर को बर्बाद करवा दूं? आजकल की लड़कियों तो तू जानता ही है, शादी होते ही पतियों के कान भरकर उन्हें माँ बाप से अलग कर देती है। और मेरे पास तो बस तू ही है बेटा, तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? माँ, वो सब मैं जानता हूँ, लेकिन अगर आपने मेरी शादी नहीं करवाई तो फिर मैं ऐसे ही रहने वाला हूँ। जब आपको मेरी पसंद पसंद नहीं तो फिलहाल अभी जल्दी से खाना पैक कर दो, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। उमा अपने बेटे की बात सुनकर खाना पैक करने लगती है और खाना पैक करते हुए भी अपने बेटे को ताने दे रही थी। खाना देने के बाद वो अपने बेटे को जाते जाते कहती है, देखती हूँ आखिर कितने दिन तक तू शादी नहीं करता। ठीक है, अभी मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, कम से कम अब तो ताने मत दो। अजय की उम्र 38 साल की हो चुकी थी, 38। वो अपनी माँ की पसंद के लड़के से शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसकी माँ को एक भी लड़की पसंद नहीं आती थी और उसे जो पसंद थी उससे उमा अपने बेटे की शादी नहीं होने देना चाहती थी। इसके पीछे की वजह ये थी कि उमा नहीं चाहती थी कि उसके घर में ऐसी लड़की आए जो उसके घर को बर्बाद करके रख दे। वो एक सुंदर, सुशील और संस्कारी लड़की चाहती थी जो उसे आज तक मिली नहीं थी। उमा बैठकर अपने बेटे के बारे में सोच रही थी, तभी वहां पर उमा की पड़ोसन कुसुम आती है। अरे उमा, क्या कर रही है? घर का काम धंधा हो गया या यूं ही बैठकर टाइम पास कर रही है? अब क्या बताऊं कुसुम, तू तो मेरे सारे दुख दर्द जानती है। हर दिन अपने बेटे को कहती हूँ शादी कर ले, उम्र बढ़ती जा रही है, लेकिन उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा। उमा, तू भी ना कम नहीं है। अरे बेचारा कहाँ से शादी कर लेगा जब तक तू उसके लिए कोई लड़की नहीं ढूंढेगी। अरे मैं कहाँ से ढूंढूं? तू तो जानती है ना, मुझे कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। लेकिन तू भी तो नहीं मान रही। अरे अगर अजय को कोई लड़की पसंद है तो उससे ही शादी करवा दे उसकी। अरे ठीक है, मान लिया उसकी शादी मैंने उस लड़की से करवा दी, पर तू जानती है ना आजकल की लड़कियों को, मैं नहीं चाहती कि इसे कल को कोई दिक्कत हो। देख, तू लड़की देख ले, बातचीत कर ले, उसके बाद शादी करियो। मैं ये नहीं कह रही कि बिना देखे समझे अपने बेटे की शादी कर दे। अरे ना बाबा ना, देख कुसुम मेरा इकलौता बेटा है और मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू ऐसी आए जो घर परिवार सबको संभाल कर चले। ये भी तू सही कह रही है। कांता की बहू को देखा नहीं, 6 महीने हुए नहीं कि बेटे को तलाक के लिए धमकाने लगी और आखिर में तलाक ले ही लिया उसने। यही सब देखकर तो डर लगता है, कहीं ऐसी लड़की ना आ जाए जो घर बर्बाद कर दे। बस यही सोचकर अपने कदम पीछे कर लेती हूँ। उमा की बात सुनकर कुसुम कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। समय बीतता है और एक दिन अजय के लिए एक लड़की का रिश्ता आता है, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई कमी निकालकर उमा उस रिश्ते के लिए मना कर देती है। समय बीतता जा रहा था पर उमा को कोई लड़की पसंद नहीं आती, तो वहीं अजय भी अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करना चाहता था। ऐसे ही एक दिन अजय एक लड़की को अपने घर ले आता है। माँ, अरे माँ, कहाँ हो आप? देखो मैं किसे लेकर आया हूँ। अजय की बात सुनकर उमा हॉल में आती है, जहां वो उसे एक लड़की के साथ देखती है। रिद्धिमा, ये मेरी माँ है। अरे ये किसे ले आया है तू, और कौन है तू? तो अब लड़कियों को भी घर लाने लगा है? अरे माँ, ये मेरा ऑफिस की कलीग है, कुछ भी मत बोलो ना। अरे कोई भी हो, लेकिन तू अगर आइंदा से किसी लड़की के साथ घर आया या फिर मुझे किसी लड़की के साथ नजर आया तो तेरे लिए और तेरी सेहत के लिए ये अच्छा नहीं होगा। माँ, अब घर आए मेहमान के सामने मेरी इंसल्ट तो मत कीजिए, हम बाद में बात करेंगे ना, फिलहाल इसे यहाँ बैठने दो।
बाद में क्यों? और मैं इसे यहाँ क्यों बैठने दूं? अभी क्या अभी इस घर से निकल। 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? जवान बेटा होकर घर में लड़कियां लेकर आ रहा है। माँ, ये मेरी दोस्त है, आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे मुझे अच्छे से पता है इस उम्र में लड़कियां कितनी लड़कों की दोस्त होती है। चल अभी से यहाँ से जाने को बोल। उमा वहां से रिद्धिमा को भगा देती है। रिद्धिमा भी उमा की बात सुनकर हैरान थी, क्योंकि वो वाकई में अजय की ऑफिस की कॉलीग थी, ना कि उसकी गर्लफ्रेंड। माँ, आप चाहती क्या है? ना आप मेरी शादी मेरी पसंद की लड़की से होने दे रही हैं, और ना ही आप ऐसी लड़की ढूंढ कर ला रही है जो मुझे पसंद हो। अरे तुझे जो करना है कर, पर मैं तेरी ऐसी किसी भी लड़की से शादी नहीं होने दूंगी जिसमें कमी हो। उमा अपना गुस्सा निकालकर वहां से चली जाती है, तो वहीं अजय अपनी माँ की हरकतों से काफी परेशान हो जाता है। अगले दिन जब वो ऑफिस पहुंचता है तो अजय का दोस्त रमेश अजय को उदास देखकर कहता है, अजय, क्या बात है? इतना उदास क्यों है? कोई बात है क्या? अरे तू तो जानता है मैं शादी को लेकर कितना परेशान हूँ। मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, और सच कहूँ तो मुझे अब बहुत चिंता हो रही है कि मुझे कोई अपनी लड़की देगा भी कि नहीं। लेकिन मेरी माँ है कि हर किसी को मना कर देती है। देख, तेरे पास ना एक ही ऑप्शन है, या तो तू अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ले, वो भी माँ के खिलाफ जाकर, या फिर माँ की पसंद की लड़की से शादी करके खुशी खुशी अपना घर बसा ले। अरे पर माँ को लड़की पसंद भी तो आनी चाहिए। देख, मेरे पास ना एक बहुत अच्छा आइडिया है, ये आइडिया बहुत काम आएगा। इतना कहने के बाद अजय के कान में रमेश कुछ कहता है, और दोनों ही देर शाम ऑफिस से घर आ जाते हैं। अरे रमेश बेटा, काफी समय बाद दिखा है, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? हाँ आंटी, सब ठीक है। बस मैं तो अब यहाँ आपके फैमिली का हिस्सा बनने के लिए आया हूँ। अरे तू तो हमेशा से इस फैमिली का हिस्सा है, तू तो मेरा दूसरा बेटा है। नहीं 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 आंटी, आप गलत समझ रही है। मैं आपका बेटा नहीं, बहू हूँ। क्या? मैं कुछ समझी नहीं, ये तू क्या बोल रहा है? बात यह है माँ की, आप कहती थी ना कि लड़कियां घर बर्बाद करती हैं, और आप मेरी शादी मेरी पसंद की लड़की से होने नहीं देना चाहती थी, तो मैंने फैसला किया है कि मैं रमेश से ही शादी करूंगा। लड़के तो घर बर्बाद नहीं करते ना। इसका मतलब तू लड़की की जगह लड़के से शादी करने वाला है? अरे प्रभु, ये मंद बुद्धि दिमाग के लड़के को हो क्या गया है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। लेकिन माँ, इसमें दिक्कत क्या है? आप ही तो कहती हैं कि लड़कियां घर बर्बाद करती हैं। अरे चुप कर नालायक। अरे अजय तो नालायक है, ना समझ है, लेकिन रमेश तू तो समझदार है। तू इसके साथ अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है? समाज क्या कहेगा कि एक लड़का लड़के से शादी कर रहा है? नहीं 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 बेटा, ऐसा संभव नहीं है। माँ, अब आपको रमेश में भी दिक्कत है, तो क्या मैं शादी ही ना करूं? अरे मेरी उम्र हो चुकी है, आप समझने की कोशिश कीजिए, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। इतना सुनते ही उमा अपना सर पीट लेती है और वहीं चक्कर खाकर गिर जाती है। माँ, माँ क्या हो गया आपको? तुझे कहा था ना फालतू के आइडिया मत दिया कर। देख माँ को क्या हो गया। अरे कुछ नहीं हुआ, बस चक्कर आ गया, अभी ठीक हो जाएंगी आंटी। रुक, मैं पानी लेकर आता हूँ। रमेश उमा के चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें छिड़कता है और उमा को होश आ जाता है, पर उमा अभी भी कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। बस अगले ही दिन उमा अपनी बड़ी बहन को कहकर एक लड़की का रिश्ता मंगवाती है, जो काफी सुंदर भी होती है। उमा अजय को लड़की का फोटो दिखाती है। देख, मैं तुझे एक लड़के से शादी करके तेरी जिंदगी और घर बर्बाद नहीं करने दूंगी। अरे समाज के लोग भी हम पर थूकेंगे। ये देख, ये लड़की कैसी है? देखो माँ, एक पल को मैं मान तो जाऊं, लेकिन अब आप मुझे ये मत कहना कि ये लड़की भी हमारा घर बर्बाद करने के लिए आ रही है। अरे तू कहे तो मैं तेरे पैर पड़ती हूँ, लेकिन ये अनर्थ होने से रोक दे। देख, ये लड़की ना पढ़ी लिखी, संस्कारी और सुंदर भी है, बल्कि शहर में रहती है। तुझे गांव की लड़की पसंद नहीं थी ना, तो मैंने तेरे लिए शहर की लड़की से ही रिश्ता करवाया है। चलो ठीक है, आप इतना कह रही हैं तो मैं मना नहीं कर पाऊंगा। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। रमेश, तेरी मेरी शादी कैंसिल। देखा, मैंने कहा था ना मेरा आइडिया काम करेगा। 2 दिन भी नहीं हुए और तेरी माँ ने तेरे लिए सुंदर और संस्कारी लड़की का रिश्ता लाकर तेरे सामने रख दिया। अब किस बात की देरी?
जल्दी से शादी कर ले इससे पहले कि तू 40 का हो जाए। हाँ भाई, तू ठीक कह रहा है। अब तो बस मेरी शादी हो जाए, वरना मेरी माँ कुछ भी कर सकती है। ये कहकर दोनों मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगते हैं। देर से ही सही, लेकिन अजय की शादी हो ही जाती है।